नमस्कार। ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को कभी ना कभी तो बहुत अच्छी तरह से पता चल जाते हैं, बट स्टूडेंट्स की सक्सेस काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करती है कि ये पॉइंट्स उन्हें कब पता चलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्लास 7 से 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो शायद आपके काफ़ी काम आ जाए, स्पेशली जिन बच्चों ने अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लॉकडाउन है, तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे पास क्वेरीज भेजी हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज की मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है। डाउट्स कुछ इस तरह से हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई की जाए या फिर स्कूल सिलेबस पे ध्यान दिया जाए, और भी पेरेंट्स के लिए क्या क्या टिप्स हैं। इस तरह के कई सारे डाउट्स मेरे टीचिंग करियर में कई बार पेरेंट्स ने पूछे हैं। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की कोचिंग मैं तब से दे रहा हूँ जब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज मुझसे ज़्यादा थी। इनफैक्ट आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज परसिंग माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, और अभी मुझे लगभग 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। और इन लास्ट 20 ईयर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द अप्रोच ऑफ स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम्स दे फेस एंड द रिजल्ट्स दे गेट। सो इसी एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक स्कूलिंग से। रेगुलर स्कूलिंग में जब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्लास 10 से 11th में जाते हैं, फिर 11th से 12th में आते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहता है। बट जब वो क्लास 12th के बाद किसी डिग्री कॉलेज में जाते हैं, मे बी इंजीनियरिंग या मेडिकल, तो वो प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं रहता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरियर आता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। इनको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बोलते हैं। जिन बच्चों को इंजीनियर बनना है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और जिनको डॉक्टर वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जे एडवांस, जेई मेंस, बिटसेट एक्सेट्रा, ये सभी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम हैं। सिमिलरली नीट, एएफएमसी, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के। सो इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इन एग्ज़ाम्स के लगभग 1 महीने बाद जब आप इनका रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आता है। यहाँ मैंने जेई के रिजल्ट पेज की वेबसाइट डिस्प्ले की है। इधर आप अपना रोल नंबर टाइप करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करने से पहले बट ऑब्वियस है कि काफ़ी टेंशन रहती है। एंड जब रिजल्ट डिस्प्ले होता है तो शायद कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिल सकता है। Congratulations Mustafa Chasmae, your All India rank is 91. Please join the counseling process. एग्ज़ाम क्रैक करने की इस खुशी को वर्ड्स में तो आप पुट नहीं कर सकते। इट्स बियॉन्ड मेजर। यू स्टार्ट फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बट होल्ड ऑन, हाँ, हर बार ऐसा स्क्रीन देखने को नहीं मिलता। आपका रिजल्ट स्क्रीन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट यू हैव नॉट क्वालिफाइड। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लोग इस टाइम पे ना बार बार अपना रोल नंबर टाइप करते हैं, सोचते हैं कि रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स रिज़ल्ट चेंज नहीं हो सकता। अब आपका जो ये रिज़ल्ट है वो फेलियर रहे या सक्सेस, ये डेफिनेटली उस रिज़ल्ट डे पे तो डिपेंड नहीं करता। उस दिन तो सिर्फ रिज़ल्ट अनाउंस होता है। ये डिपेंड करता है आपके आज पे और आने वाले कल पे। अगर आप इन टॉपर्स की तरह मेहनत करते हैं और करेक्ट स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका नाम भी इस लिस्ट में जुड़ जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ को बनाने के लिए कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली, इन एग्ज़ाम्स की पढ़ाई को स्टार्ट करने का करेक्ट टाइम, और दूसरी, इन एग्ज़ाम से मिलने वाले कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। वैसे तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्लास 10th बोर्ड के जस्ट बाद इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप 8th या 9th में हैं तो भी आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिलेगा। इसकी डिटेल्स मैंने अपने फाउंडेशन के वीडियो में कवर की हुई हैं। टॉकिंग अबाउट द डिग्री कॉलेजेस, मतलब आप क्लास 12th के बाद जब डिग्री कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपके पास इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। वैसे तो इंडिया में हज़ारों इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट उसमें से सिर्फ टॉप के 15-20% ही रिप्यूटेड है। तो अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो उसमें टॉप पे नाम आते हैं IITs के, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन NIT, BIT, COEP, आइसर, IIIT जैसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं।
सिमिलरली मेडिकल कॉलेज की बात करें तो टॉप पे नाम आता है एम्स का, दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। देन उसके अलावा काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे AFMC आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस, देन क्रिश्चियन, मौलाना, कस्तूरबा, BJ मेडिकल कॉलेज, जैसे काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें मेडिकल की डिग्री मिलती है। टू कीप द वीडियो सिंपल आई विल टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन सारे की सारी बातें मेडिकल के लिए भी वैलिड है, बट थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब मैं IIT बोलूँगा तो मेडिकल वालों के लिए वो एम्स और AFMC होगा, जब भी मैं JEE बोलूँगा तो वहाँ पर नीट होगा, और जब यहाँ मैथ्स बोलूँगा तो वहाँ बायो होगा, और उसके अलावा पूरा ज्ञान ऑलमोस्ट सेम है। अब थोड़ी सी बात हम इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट के बारे में करते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया को सैल्यूट किया जाता है। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दीज आर कंसीडर्ड एज मेक ऑफ इंजीनियर्स। आपको शायद पता ही होगा कि बहुत सारी टॉप कंपनीज के ओनर्स एंड फाउंडर्स IIT के ग्रेजुएट्स हैं, जैसे ओला का फाउंडर भाविश अग्रवाल, ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे। सिमिलरली फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जोमेटो, मिंत्रा, एक्जिगो जैसी बहुत सारी कंपनीज IIT से ही स्टार्ट हुई हैं। इवन बहुत सारी पुरानी जाइंट कंपनीज के CEO एंड डायरेक्टर्स भी यूजुअली IIT ही रहे हैं, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई, इन्फोसिस के नंदन नीलखेनी। सिमिलरली जेट एयरवेज, वोडाफोन, मैकेंजी, गोल्डमैन सैक्स जैसी बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स के करता धरता इंडियंस एज एन IIT ग्रेजुएट्स ही रहे हैं। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में भी IITs भरे पड़े हैं। UPSC क्लियर करके जो IPS और IAS बनते हैं उसमें अच्छा खासा चंक IITs का है। इनफैक्ट IAS का रैंक 1 कनिष्क कटारिया, रैंक 2 अक्षत जैन, ये सब IIT के ही बंदे हैं। इसके अलावा RBI गवर्नर रघुराम राजन, एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड जयराम रमेश जैसे MP के नाम तो आपने सुने ही होंगे। हाल फिलहाल में वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 वेंचर कैपिटलिस्ट माने जाते हैं, उनकी एंड बिल गेट्स की एक डिस्कशन में IIT का जिक्र कुछ इस तरह से हुआ था। Potential for India is incredible. When I met Bill Gates in 1991, we were just talking, and I said, if you could only hire from one university in the world, which would it be? And just like that, he said IIT. I mean, and then the most valuable person at Berkshire. इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी IITs का कोई कंपैरिजन नहीं है, भले ही आप एकेडमिक्स की बात करो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ग्राउंड्स होते हैं, जैसे चेन्नई में जो क्रिकेट ग्राउंड है उसमें इंटरनेशनल टीम प्रैक्टिस करती है, और IIT कानपुर में आप देखोगे तो वहाँ उनका खुद का ही एक रनवे है जिसमें एरोप्लेन लैंड कर सकता है, बहुत बड़ी बात है। रुड़की की बात करो तो उसके पास पूरे इंडिया का 6 टाइम्स ज़्यादा इंटरनेट स्पीड है, ऑलमोस्ट 650 Mbps की स्पीड है। इवन सैलरी के मामले में भी IIT बाकी कॉलेज से बहुत आगे है। यहाँ पर आपको 21-22 साल के बच्चों की करोड़ के पैकेज लगते हुए दिख जाएंगे। ये IITs के इतना फेमस होने का जो मेन रीज़न है वो है वहाँ के स्टूडेंट्स की हाई एनालिटिकल थिंकिंग। अब इसमें अगर आप ये सोचते हैं कि ये IIT के बच्चे बचपन से ही से बाय बर्थ काफ़ी हाई IQ वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन स्टूडेंट्स ने JEE जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो मैथ्स और साइंस के ट्रिकी क्वेश्चंस की एनालिसिस की होती है, उससे इनका दिमाग काफ़ी शार्प हो जाता है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब ये स्टूडेंट्स JEE या फिर नीट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इनकी वजह से उनको डिग्री कॉलेज जो मिलता है वो तो एक साइड प्रोडक्ट है, इसका मेन एडवांटेज है उनके दिमाग का डेवलपमेंट। अब एक मेजर कंसर्न ये उठता है कि पढ़ाई स्कूल के सिलेबस की जाए या फिर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। इनफैक्ट इस वीडियो का भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो कोई बोर्ड चूज करते हैं और यूजुअली वो इनमें से एक होता है CBSE, ICSE या कोई स्टेट बोर्ड। तो इनमें जो हम पढ़ाई करेंगे उसे हम बोलेंगे स्कूल स्टडीज। सिमिलरली जब हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसकी लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं, और इनकी जब पढ़ाई की जाती है तो हम बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। सब्जेक्ट्स के नाम हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मतलब अगर आप इसमें से किसी भी बोर्ड का, से CBSE बोर्ड का PCM का सिलेबस देखोगे तो एग्जैक्टली वही सेम टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो JEE एडवांस का एग्जैक्ट सिलेबस है। इनफैक्ट वही सिलेबस आपका ICSE बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का है, और बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम का भी वही सिलेबस है।
तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आप जेई एडवांस के लेवल पे अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का प्रिपरेशन करोगे तो ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको अलग से नहीं करनी पड़ती है। बट अदर वे राउंड इट्स नॉट ट्रू। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि आप इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर लोगे तो जेई एडवांस की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बात बहुत सिंपल है। अगर आप 6 फीट हाइट को जंप करने की प्रैक्टिस करते हो तो 4 फीट वाली हाइट को जंप करना आपके लिए बहुत आसान है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। लेकिन कोई जो 4 फीट की प्रैक्टिस कर रहा है उसको अगर 6 फीट बोल दिया जाए तो उसको 6 फीट जंप करने के लिए डेफिनेटली अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ भी कहानी एकदम सेम है। जेई एडवांस का लेवल इन सारे एग्जाम से सबसे ऊपर होता है। टॉपिक्स भले ही सेम हो बट इसका लेवल सबसे ऊपर होता है। तो अगर आप इसके लेवल पे पढ़ाई करोगे तो ये सारे लेवल ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। सो लगे हाथ इन एंट्रेंस एग्जाम से मिलने वाले जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आईआईटीज़ में जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है। एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जेई मेंस है। बीआईटी के लिए आपको बिटसेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इसी तरह से काफ़ी सारे कॉलेज हैं जहाँ पर स्टेट बेस्ड सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल पूना में काफ़ी अच्छा कॉलेज है COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इसके एडमिशन के लिए आपको महाराष्ट्र सीईटी देना पड़ता है। बट इन सारे एग्ज़ाम्स के बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करने का फ़ायदा है नहीं। रीज़न मीइंग इनके जो नाम हैं वो लगभग हर बार चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पर जेई एडवांस नाम का कोई एग्ज़ाम नहीं था। उस टाइम पर सिंपली जेई का एग्ज़ाम था, उसके थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन होते थे। और एनआईटीज़ में एडमिशन के लिए कोई जेई मेंस नहीं था और सीईटी उस टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अच्छा, अब उस टाइम के बाद इन्होंने एक नया एग्ज़ाम निकाला, उसको बोलते थे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। और थोड़े टाइम के बाद वो एग्ज़ाम भी बंद हो गया। फिर स्टार्ट हुआ एक नया एग्ज़ाम जिसका नाम था AIEEE। अब इस AIEEE के थ्रू एनआईटीज़ में एडमिशन होने लग गए। अच्छा, तो इस टाइप के कॉलेज थे, इनका जो एडमिशन है वो कुछ टाइम तक AIEEE से चला था, फिर कुछ टाइम तक सीईटी से चला था, फिर कुछ टाइम जेई मेन से चला था और अभी वापस सीईटी से चल रहा है। तो वेरी फ्रैंकली मैं इन चीज़ों की डिटेल्स आपको क्या ही बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या होने वाला है। और इनफैक्ट किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर ईयर, हर साल ये सारे नाम और ये सारे के सारे पैटर्न चेंज होते रहते हैं। तो इन सारी बेकार की बातों में जो काम की बात है वो आप सुनिए। ये है कि इन सारे एग्जाम्स का जो आज तक चेंज नहीं हुआ है वो है इनका सिलेबस। आज से लगभग 22-23 साल पहले मैंने भी वही ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। और आज जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो भी वही एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये रहेगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो सिलेबस है किसी भी का, सबका सेम ही है, उसको पढ़िए और इस एग्ज़ाम को एम कीजिए। अच्छा, इस एग्ज़ाम को एम करना फ़ायदेमंद ही नहीं, ज़रूरी भी है। इसके लिए हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। इंडिया में लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग सीट्स हैं। मतलब हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते हैं। अब इसमें से 10,000 सीट्स आईआईटीज़ के पास हैं। देन एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस की, इनको बोल सकते हैं गुड कॉलेजेस। और इन कॉलेज में भी लगभग 1.9 लाख सीट्स अवेलेबल रहती हैं। तो ये दोनों को मिलाकर 2 लाख सीट्स कवर हो जाती हैं और बचती हैं 13 लाख सीट्स। अब ये 13 लाख सीट्स उन कॉलेजेस के पास में हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं मानी जाती है। ऑन रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली नाम लेना ठीक नहीं होगा, बट आई हैव सीन दीज स्टूडेंट्स फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। भले ही वो कहने को इंजीनियर्स हैं बट उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है और उनको आगे जाके काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे इंजीनियर की बात की जाए तो लगभग आज से 30-35 साल पहले कहानी डिफरेंट थी। उस टाइम पर अगर आप किसी भी कॉलेज से इंजीनियर बन जाओ बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इनफैक्ट थोड़ा 10 साल पहले और चले जाओ तो अगर आप जस्ट 12th पास हो तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, राइट। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे इंजीनियर्स कुछ ऐसी जॉब्स भी कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब आई हैव सीन मेनी इंजीनियर्स अप्लाइंग इवन फॉर ड्राइवर्स, और वहाँ भी रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा, यू शुड एम एट दीज कॉलेजेस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। इसमें मैंने बताया कि कितने स्टूडेंट्स किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स हर साल जेई एडवांस के लेवल पे पढ़ाई करते हैं।
और उनका एम होता है आईआईटी। तो भले ही 2 लाख बच्चे जी जान से जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जा पाते हैं उसमें से सिर्फ 10,000। तो 2 लाख में से 10,000 तो चले गए आईआईटी। जो बाकी 1.9 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनका एम आईआईटी था लेकिन उनको आईआईटी नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? तो बट नेचुरल है कि वो 1.9 लाख स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी सीट्स ग्रैब कर लेते हैं। और किसी भी बच्चे से आप पूछिए जो एनआईटी कंप्यूटर साइंस में है या बीआईटी कंप्यूटर साइंस में है कि भाई आपने प्रिपरेशन किस चीज़ की थी, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको आंसर मिलेगा कि वी प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी। अच्छा, अब लगभग 10 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही अपना एम एनआईटी, बीआईटी, सीओईपी टाइप के कॉलेज रखते हैं और उनकी प्रिपरेशन लेवल जो होती है वो जेई मेंस, बिटसेट और स्टेट सीईटी के हिसाब से होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सीट्स पहले ही इन बच्चों द्वारा ग्रैब कर ली होती है, तो इन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब तक आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि अगर आपको किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन 3 सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जेई एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कर पाएँ। अगर चीज़ें ठीक हुई, इफ़ थिंग्स फॉल एट राइट प्लेस, तो शायद आपको आईआईटी मिल जाएगा, और कुछ थोड़ी ऊंच नीच हुई तो कोई दूसरा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में आपकी सीट पक्की है। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि सारे के सारे जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जिन बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना है, उन्हें अपना एम इनिशियली आईआईटी ही रखना चाहिए। अगर आप लोगों को आईआईटी की पढ़ाई का लुक एंड फील चाहिए कि एग्जैक्टली वो पढ़ाई कैसी होती है, उसमें किस टाइप की परेशानियाँ आती हैं और उसमें किस टाइप का इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो उसके लिए आप primeacademypune.com में जाकर फ्री डेमो लेक्चर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट ऑनलाइन स्लॉट खाली होगा उसके लिए आपको इन्विटेशन कॉल आ जाएगा। भले ही इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन ने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी परेशान किया है, बट स्टूडेंट्स को इस चीज़ का एक एडवांटेज भी मिला है। जैसे हम लोग अपना जो 2 ईयर का कोर्स है नीट और जेई के लिए, उसको हम यूजुअली जून के आसपास स्टार्ट कर देते हैं, बट अभी स्टूडेंट घर में फ्री बैठे हैं, उनका कहीं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कोई इन्हें स्कूल नहीं जाना, किसी स्पोर्ट्स के लिए नहीं जाना है, तो ऑन एन एवरेज डेली उनको 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वी स्टार्टेड अवर कोर्स लिटिल अर्ली, मतलब इनफैक्ट वेरी अर्ली। तो हमने 8 अप्रैल को अपना फर्स्ट सेट ऑफ बैच स्टार्ट किया और विद इन 2 वीक्स हमने उनमें सिग्निफिकेंट पोर्शन भी ख़त्म कर दिया है। जैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने वेक्टर्स, मूल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं। अभी ये स्टूडेंट्स को पहले से ही बाकियों के ऊपर एज मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी बाकी स्टूडेंट्स को भी यही स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी कि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है और इसको आप चाह के भी कहीं वेस्ट नहीं कर पाते, तो बेटर है कि यही टाइम अपनी पढ़ाई में लगा दें। यहाँ पेरेंट्स को भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहेगा कि वो अपने घर का इकोसिस्टम कुछ ऐसा बना के रखें कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पे स्पेंड कर पाएँ, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम बच्चों ने इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और स्पेशली क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि ये 2 साल आपके करियर के सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, तो उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलने का एक चांस मिल रहा है तो बेटर है आप उसको ढंग से यूज़ करें। अच्छा, इसमें एक बात ये भी उठती है कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती तो बच्चों से पढ़ाई करवा नहीं सकते। हाँ, वो हो सकता है कि ज़बरदस्ती बाकी चीज़ें उनकी कट डाउन कर दें, और वैसे भी अब बच्चे बहानेबाजी कर नहीं पा रहे हैं ना कि हम स्कूल गए थे या फिर ट्रैवलिंग में टाइम लग गया, ऐसा कोई बहाना नहीं है स्टूडेंट्स के पास में। बट स्टिल ज़बरदस्ती उनसे पढ़ाई नहीं करवाई सकती। बेस्ट तरीका है कि आप स्टूडेंट्स को सही तरीके से मोटिवेट करो। कोचिंग क्लासेस के जो मेंटर्स होते हैं, मतलब जो आपके टीचर्स हैं, वो भी स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोचिंग क्लास अच्छी होनी चाहिए। अब ये पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि कौन सी क्लास अच्छी है, कौन सी बुरी है, बस जहाँ भी आप एडमिशन लेने वाले हैं आप ये चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि उससे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ के नाम पूछ लें। तो जब आपको नाम बताए जाते हैं तो वहाँ के कुछ पुराने बच्चों से आप कंफर्म कीजिए कि वो टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, और साथ साथ ये भी कंफर्म कीजिए कि वो टीचर कब से वहाँ पढ़ा रहे हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा टीचर मिलता है मगर 2 महीने 3 महीने में चेंज कर लेते हैं, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनफैक्ट इस पर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हाउ टू चूज़ अ कोचिंग क्लास, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक लिख सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ परसेंटेज रिजल्ट।
मतलब ये मैटर नहीं करता कि कितने बच्चों ने वहाँ से एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये मैटर करता है कितने बच्चों ने वहाँ से एग्ज़ाम दिया था, उसमें से कितने परसेंटेज बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। अभी ब्रीफली मैं आपको प्राइम एकेडमी के बारे में बता देता हूँ। प्राइम एकेडमी कुछ IIT ग्रेजुएट्स का ग्रुप है जो लगभग पिछले 10-11 साल से जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पे 2009 में जो फैकल्टीज़ पढ़ाती थी वही सेम सेट ऑफ फैकल्टीज़ अभी 2020 में भी पढ़ा रही हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा एक एडवांटेजेस पॉइंट है। सेकेंडली, एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न, अभी जो लास्ट ईयर का 2019 का रिजल्ट था उसमें महाराष्ट्र के वन ऑफ द टॉपर्स में हमारा नाम था। एक स्टूडेंट है मुस्तफ़ा चश्मा, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 91, और जो ओवरऑल रिजल्ट है उसमें 85% स्टूडेंट्स ने जेई मेंस क्लियर किया था एंड लगभग 35% बच्चों ने जेई एडवांस क्लियर किया था। प्रिसाइजली 240 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 202 बच्चों ने मेंस निकाला था और 80 बच्चों ने जेई एडवांस। आने वाले कुछ मंथ्स में हम अपने बैचेस फ्लोट कर रहे हैं। कुछ के लेक्चर्स हमने 8 अप्रैल को स्टार्ट किए थे और कुछ अभी आगे होने वाले हैं। सो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन जस्ट स्टार्ट विद सम डेमो क्लासेस एंड विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। बेस्ट ऑफ लक।